नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 8। उत्तर प्रदेश के झांसी में अतीक अहमद के बेटे असद की आज एनकाउंटर में मौत हो गई। असद उमेशपाल हत्याकांड का आरोपी था। असद के साथ एक शूटर गुलाम भी मारा गया। एनकाउंटर के दौरान 40 राउंड फायर हुए और दोनों के पास से विदेशी हथियार भी मिले। असद और गुलाम झांसी में परीक्षा डैम के पास छुपे थे, वहीं उन दोनों का एनकाउंटर हुआ। 12 पुलिसकर्मियों की टीम ने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया। उमेशपाल हत्याकांड के 39 दिन बाद यूपी एसटीएफ को एक कामयाबी मिली। 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेशपाल की हत्या कर दी गई थी और इस एनकाउंटर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की और यूपी एसटीएफ की तारीफ भी की। अब एनकाउंटर को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। लेकिन आइए आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, क्या अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल से लाए जाने के दौरान भागने की तैयारी थी? क्या अतीक अहमद का बेटा ऐसी कोई प्लानिंग कर रहा था? ये सवाल यूपी के स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार के बयान के बाद खड़े हुए। उन्होंने इशारा किया कि अतीक और अशरफ को लारे पुलिस के काफिले पर हमला कर उन्हें छुड़ाया जा सकता था। इसे देखते हुए हमने पुलिस की टीमें तैनात की थी। इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट थे कि स्थानीय स्तर पे या रास्ते में कॉन्वॉय पे हमला करके अपराधियों को छुड़ाया जा सकता है। और जिस तरह की जघन्य हत्या इन लोगों ने 24 फरवरी को की थी, उसको देखते हुए हमारी स्पेशल फोर्सेस तथा सिविल पुलिस की विशेष टीमें लगाई गई थी। बहरहाल इस मामले पर राजनीतिक बयान सामने आए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि झूठे एनकाउंटर करके बीजेपी सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपा न्यायालय में विश्वास नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में थोड़ा मुड़ करके अगर हम देखें, यहीं से एक गाड़ी गई थी और उत्तर प्रदेश में उसी के आसपास गाड़ी पलट गई थी। इसी तरह वहां पर पुलिस के एक और फेक इनकाउंटर में या कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश फेक इनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर हैं। अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अधिकारी अपना सब कुछ दांव पे रख करके सरकार के दबाव में ये घटनाएं कर रहे हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है, प्रयागराज के अतीक अहमद के बेटे और एक अन्य की आज पुलिस मुठभेड़ में हुई हत्या पर कई तरह की चर्चाएं गर्म हैं। लोगों को लगता है कि विकास दुबे कांड के दोहराए जाने की उनकी आशंका सच साबित हुई है। घटना के पूरे तथ्य और सच्चाई जनता के सामने आ सके, इसके लिए उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। लेकिन इस पर एनडीटीवी से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एनकाउंटर को लेकर उठ रहे सवालों को खारिज किया है। मायावती ने भी ट्वीट कर विकास दुबे एनकाउंटर को याद किया है कि आशंका थी और वही हुआ। ये एक इशू को नहीं बनाना चाहिए किसी को, मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं। हमको इस प्रकार की ना हमारी सरकार की नीति है, ना हमारी पुलिस ऐसा कोई कार्रवाई करती है। एक एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट को एक इशू बना करके लगातार गाड़ी पलट के जाएगी, गाड़ी पलट जाएगी, इस प्रकार की बातें नहीं करना चाहिए। आज अतीक अहमद और अशरफ कानून के कटघरे में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। उनके खिलाफ पुलिस को न्यायिक कस्टडी उनको मिल चुकी है। अब पूछताछ करेंगे, जो उनके अपराध होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहरहाल उमेशपाल के परिवार ने इस एनकाउंटर को न्याय की जीत बताया है। पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ, जो उन्होंने आज इतना बड़ा फैसला को अंजाम दिया। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। मैं उनका बार बार आभार व्यक्त करूंगी कि वो पिता समान सब है। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया है। क्या लगता है इंसाफ हो रहा है? अब इंसाफ तो हुआ ही है, लेकिन क्या कर रहे हैं यार? आगे भी रास्ता इसी तरह मैं मांग करूंगी कि इंसाफ आगे भी दे। और जो पुलिस कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत सहयोग किया, बड़ी
प्रतिष्ठा के बाद यानी बड़ी मशक्कत के बाद इस तरह का सुनने को मिला। आगे आपकी क्या मांग है? आप मैं माननीय मुख्यमंत्री जी पे सब कुछ छोड़ा है, वो जो कुछ भी करेंगे उचित करेंगे। और पंजाब के अलगाववादी नेता अमृतपाल सिंह का अब तक पुलिस को सुराग नहीं है। अब पंजाब पुलिस को जानकारी मिली है कि वो राजस्थान में हो सकता है। पंजाब पुलिस ने राजस्थान पुलिस से मदद भी मांगी है। राजस्थान के हनुमानगढ़ और दूसरे इलाकों में तलाशी ली जा रही है। तलाशी में राजस्थान पुलिस की टीम जुटी हुई है। पंजाब के भटिंडा मिलिट्री स्टेशन पर चिंताजनक खबरें वहां से आ रही हैं। कल तड़के फायरिंग में 4 जवानों की मौत हो जाने की खबर आई तो आज सुबह पता चला कि कल ही एक और हादसे में सेना के एक जवान की मौत हुई। सेना का कहना है कि आत्महत्या की कोशिश का मामला लग रहा है। बहरहाल यहां के हालात पर सेना और पुलिस दोनों की जांच चल रही है। बुधवार शाम 5:30 बजे भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में एक फौजी की मौत हो गई। हाल ही में इसी सैनिक ठिकाने पर सेना की दूसरी इकाई के 4 फौजियों की हत्या कर दी गई थी। सेना का कहना है कि ये आत्महत्या का मामला हो सकता है और दोनों घटनाओं का आपस में कोई संबंध नहीं है। सेना के अनुसार संतरी ड्यूटी पर तैनात जवान की गोली लगने से मौत हुई। उसका सर्विस हथियार और एक कारतूस का केस उसके शव के पास पड़े मिले। यह आकस्मिक गोली चलने का मामला लगता है। इसका 4 जवानों की हत्या से कोई संबंध नहीं है। लास्ट नाइट हमारे को लेट नाइट एक इंफॉर्मेशन मिली है कि आर्मी कैंप के अंदर वेस्टर्न कमांड का एक जवान था जो ड्यूटी के दौरान उसकी एक्सीडेंटल मौत हुई। जो अभी इंसिडेंट हुआ था परसों 4:30 बजे सुबह, उस इंसिडेंट से क्या इसका कोई रिलेशन है? क्योंकि उसकी ये बिल्कुल अलग से है, ना तो उनकी यूनिट है, बहुत दूर दूर है। उधर 2 दिन से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद भी जिन 2 नकाबपोश अपराधियों ने बुधवार सुबह 4:30 बजे सेना के 4 जवानों की हत्या की थी, उनका कोई सुराग नहीं मिला है। अपनी साझा जांच में पुलिस और सेना ने वो इंसास असॉल्ट राइफल बरामद कर ली है जो हमलावरों ने इस्तेमाल की थी। बड़ा सवाल ये है कि क्या ये वही राइफल है जो मिलिट्री स्टेशन से कुछ रोज पहले गायब हो गई थी। एक सवाल ये भी है कि क्या हत्या करने वाले सैनिक ही थे या इस मामले की साजिश सैनिक ठिकाने के बाहर रची गई थी। तो सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन आर्मी ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ हम सेना के साथ घटना की जांच कर रहे हैं। हमने हथियार बरामद किया है। ये पता लगाने की फॉरेंसिक जांच की जा रही है कि क्या ये वही हथियार है जो गायब हुआ था। ਵੈਪਨ ਆਫ ਆਫੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ और यह वेपन वही दसिया जा रहा जरा पहला वेपन मिसिंग भी होया सीगा आर्मी का। हालांकि पुलिस ने किसी भी तरीके की टेरर अटैक की संभावना को रूल आउट कर दिया है। कई सवाल अभी भी हैं। क्या ये एक फ्रैट्रिसाइडल इंसिडेंट था? अगर ये एक आउटसाइड अटैक था तो फिर इस मिलिट्री बेस की सिक्योरिटी पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल 2 दिन से ज़्यादा हो चुका है और अभी तक उन 2 नकाबपोश शख्स का कोई अता पता नहीं है। नई दिल्ली में राजीव रंजन के साथ कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ भटिंडा में वेदांत, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक में ओबीसी कोटे से 4% मुस्लिम आरक्षण वापस लेने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह फैसला भ्रामक अनुमानों पर आधारित है और निर्णय लेने की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण और अस्थिर लगती है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी फैसले पर सवाल उठाए। सरकार ने 4% मुस्लिम आरक्षण वापस लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 4% कोटा खत्म करने पर फटकार लगाई। सरकार का फैसला भ्रामक अनुमानों पर, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, और आपके निर्णय लेने की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण और अस्थिर लगती है। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद सरकार झुकी कर्नाटक की। कर्नाटक सरकार 18 अप्रैल को देगी अपना जवाब। तब तक नए नोटिफिकेशन के आधार पर कोई दाखिला या नियुक्ति नहीं होगी। तो कर्नाटक में जगदीश शेट्टार के बाद एक और वरिष्ठ लिंगायत नेता लक्ष्मण सवादी भी बीजेपी से नाराज हैं। जगदीश शेट्टार और ईश्वरप्पा के विद्रोही तेवर बरकरार हैं और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भगवान की शरण में पहुंचे ताकि मामला और अफरा तफरी समाप्त हो। लक्ष्मण सवादी कर्नाटका के बड़े लिंगायत नेताओं में से एक। टिकट नहीं मिला तो उनके समर्थक नाराज हो गए।
बीजेपी जिला अध्यक्ष दूसरे नेताओं के साथ लक्ष्मणा सवादी को मनाने पहुंचे तो हंगामा खड़ा हो गया। किसी तरह इन लोगों को वहां से निकाला गया। जगदीश शेट्टार और लक्ष्मणा सवादी जैसे लिंगायत नेताओं की नाराजगी के अलावा बीजेपी एक और लिंगायत नेता मडाल विरूपक्षा के क्षेत्र चेन्नागिरी में भी लोगों का असंतोष झेल रही है। आरोप ये लग रहे हैं कि लिंगायत मुख्यमंत्री के होते हुए सत्ताधारी पार्टी के लिंगायत विधायक पर छापामारी कैसे हो सकती है बगैर किसी शह के। मुख्यमंत्री इन सब के बीच मोकंबिका मंदिर पहुंचे तो उनके हेलीकॉप्टर के लैंडिंग स्पेस के पास आग लग गई। ಚುನಾವಣೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತರು ಕೆಲವರು ಎಂಎಲ್ಸಿಗಳು ಇದ್ದವರು ಅವರು जो टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे उनमें से कुछ ने इस्तीफा दिया है। कुछ लोग हाई कमांड के साथ बातचीत कर रहे हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि हालात जल्द ही बेहतर हो जाएंगे। ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗೆ। 3 लिंगायत नेताओं की नाराजगी वो भी उत्तर कर्नाटका से, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस बीच अनुसूचित जाति के बीजेपी एमएलए एमपी कुमारस्वामी ने भी पार्टी छोड़ दी। एमएलसी आर शंकर भी बीजेपी से अलग हो गए। 10% की आबादी वाले कुर्बा नेता ईश्वरप्पा के समर्थन में शिवमोगा के कई स्थानीय पार्टी पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस भी इस हंगामे से बची नहीं है। पुत्तूर में बीजेपी से कांग्रेस में आए एक नेता को टिकट पार्टी न दे, इस मांग के साथ पुत्तूर कॉन्स्टिट्यूएंसी से टिकट के उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ बेंगलुरु में कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गए। There is a person who's come from the BJP 1 month back. बीजेपी से जो आया है उसको अगर टिकट दिया जाएगा तो ये हमारे पार्टी के रेगुलेशन का उल्लंघन होगा, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी पार्टी में आए तो पहले 5 साल काम करे, उसके बाद ही उसको टिकट मिले। इसलिए हम चाहते हैं कि उसे टिकट ना दिया जाए। Somewhere we are going against the Udaipur resolution. आज कर्नाटका में जिन नेताओं को चुनाव प्रचार करते नजर आना चाहिए वो अपने समर्थकों के साथ अपनी ही पार्टी के खिलाफ हर जगह नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। कुछ को पार्टी आला कमान से शिकायत है तो कुछ को येदियुरप्पा और बसवराज बोम्मई जैसे स्थानीय नेताओं से। इसमें पिस रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ता। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है, किसके साथ खड़ा होना है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत आज करीब 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज का नया भारत जिस नई नीति और रणनीति पर चल रहा है उसने देश में नई संभावनाओं और अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। उन्होंने कहा कि आज युवाओं के सामने कई ऐसे सेक्टर्स खुल गए हैं जो 10 साल पहले युवाओं के सामने उपलब्ध ही नहीं थे। स्टार्टअप का उदाहरण हमारे सामने है। आत्मनिर्भर भारत अभियान गांव से लेकर शहरों तक रोजगार के करोड़ों अवसर पैदा करने वाला अभियान है। हमने आयात होने वाले खिलौनों के लिए क्वालिटी पैरामीटर्स तय किए और अपनी स्वदेशी इंडस्ट्री को बढ़ावा देना शुरू किया है। 3 से 4 वर्ष में ही टॉय इंडस्ट्री का कायाकल्प हो गया और रोजगार के अनेकों नए अवसर तैयार हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज चीन और पाकिस्तान को चेतावनी दी। युगांडा में उन्होंने कहा है कि दशकों से भारत के खिलाफ सीमा पार से आतंकवाद को अंजाम दे रही ताकतें अब जान गई हैं कि ये एक नया भारत है जो उन्हें जवाब देगा। एस जयशंकर ने कहा कि लोग आज नया भारत देख रहे हैं जो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों से निपटेगा, चाहे वो उरी हो या बालाकोट। साथ ही उन्होंने कहा है कि दशकों से भारत के खिलाफ जो ताकतें सीमा पार आतंकवाद में शामिल हैं और जिन्हें भारत बर्दाश्त करते आया है वो अब जानती है कि ये एक अलग भारत है जो करारा जवाब देगा।
लाइनें आदि बनाने वाली कंपनी पीएमसी प्रोजेक्ट्स इंडिया के निदेशक मॉरिस चांग ने इस बात का खंडन किया है कि वो चीनी नागरिक हैं। उन्होंने कहा है कि वो एक ताइवानी नागरिक हैं। उनके पास रिपब्लिक ऑफ चाइना का पासपोर्ट है। ताइवान का यही आधिकारिक नाम है। वो ताइवान के जाने माने उद्योगपति हैं और उनका कई देशों में कारोबार है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरी राष्ट्रीयता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल मॉरिस चांग को चीनी बताते हुए कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला किया था और कहा था कि सुरक्षा की चिंता को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। और न्यूज़ एट 8 के आखिर में असम में रोंगाली बिहू के बाद शुरू हो जाता है नया साल और नए साल का रोंगाली बिहू उत्सव इस बार अपने आप में अनोखा है और इस बार 11,000 लोग कलाकार गुवाहाटी में बिहू उत्सव में हिस्सा ले रहे हैं, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। और शानदार ड्रम बीट्स की धुनों पर थिरकते कलाकारों के प्रदर्शन को गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी दर्ज किया जाएगा। लोक कलाकार अपना बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए तैयारी में जुटे हैं। और इसी के साथ फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा।